हेलो दोस्तों, मैं इस वक्त एम्स्टर्डम आया हुआ हूँ। इस वाले वीडियो में मैं आपको पूरा एम्स्टर्डम सिटी दिखाने वाला हूँ। एंजॉय करेंगे इसे। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। ये जो रेड कलर की ब्यूटीफुल बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसका नाम है सेंट्रल स्टेशन। ये एम्स्टर्डम सिटी का ट्रेन स्टेशन है। आपकी एम्स्टर्डम सिटी में एंट्री यहीं से होगी। इस बिल्डिंग को 1880s में बनाया गया था। उस टाइम एम्स्टर्डम और बाकी नीदरलैंड में बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही थी, तो ये काफ़ी मॉडर्न यहाँ का ट्रेन स्टेशन उस टाइम बनाया गया था। ये बिल्डिंग जहाँ खड़ी है, पहले यहाँ पे पानी हुआ करता था। फिर जब एम्स्टल रिवर को आसपास की कैनाल्स में डाइवर्ट कर दिया गया, तो उसके बाद लैंड को रिक्लेम करके पानी से इस सेंट्रल स्टेशन को खड़ा किया गया। ये सेंट्रल स्टेशन नियो गॉथिक आर्किटेक्चर का नमूना है। रेड कलर की ब्रिक्स आपको इसमें दिख रही हैं। आपको इसमें दो घड़ियाँ दिख रही होंगी। एक घड़ी टाइम दिखाती है, तो दूसरी विंड की डायरेक्शन। विंड की डायरेक्शन दिखाने वाली जो घड़ी है, उसमें एन का मतलब है नॉर्ड, मतलब नॉर्थ, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट, ओ का मतलब ऑस्ट, मतलब ईस्ट, और जेड का मतलब जोइड, मतलब साउथ। तो विंड की डायरेक्शन दिखाती है, तो दूसरी घड़ी टाइम दिखाती है। तो एम्स्टर्डम का जो सेंट्रल स्टेशन है, ये यहाँ का मेजर ट्रांसपोर्टेशन सेंटर है। यहाँ से आपको पूरे सिटी में कहीं भी जाने के लिए किसी भी माध्यम से सारे साधन मिल जाएंगे। चाहे आपको बोट लेनी हो, या ट्रैम लेनी हो, या बस, या मेट्रो, जैसे अंडरग्राउंड मेट्रो का स्टेशन है, यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है एम्स्टर्डम में कहीं भी पहुँचने के लिए। एम्स्टर्डम के सेंट्रल स्टेशन के ठीक सामने जो ये बहुत लंबी सी रोड जा रही है, इसका नाम है डैमरैक। पुराने ज़माने में यहाँ पे एम्स्टल रिवर बहा करती थी। फिर एम्स्टल रिवर के पानी को आसपास की जो कैनाल्स हैं उनमें डाइवर्ट कर दिया गया, और रिवर के बेड को सुखाकर ये रोड डैमरैक बनाई गई। पुराने ज़माने में जो ये सामने डैमरैक है, इस पर जो एम्स्टल रिवर बहती थी, वो ट्रेड के बहुत काम आती थी। फिशरमैन यूरोप के दूर दूर के इलाकों से एम्स्टल रिवर में बोट चला के यहाँ एम्स्टर्डम सिटी आया करते थे ट्रेड करने के लिए। ये जो एम्स्टल रिवर थी, फिर जहाँ सेंट्रल स्टेशन है वहाँ जाके आई चैनल में गिरती थी, और आगे जाके ज़ाइडर सी और फिर नॉर्थ सी में जाके गिरती थी। तो यूरोप के अलग अलग इलाकों से नॉर्थ सी तक जाने के लिए जो ट्रेड होती थी, एम्स्टल रिवर के थ्रू होती थी, इस डैमरैक के थ्रू। अब ये काफ़ी बिजी रोड है। एम्स्टर्डम के सेंट्रल स्टेशन से आपको एम्स्टर्डम सिटी के अलग अलग एरिया में आपको ले जाएगी। एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन से बाहर आकर आपको एक खूबसूरत बिल्डिंग दिखाई देंगी। ये बिल्डिंग्स वेयर हाउसेज हैं। 1600s एम्स्टर्डम की गोल्डन एज थी। तब एम्स्टर्डम को ईस्ट से, एशिया से ट्रेड करने का नया रूट मिल गया था सी के थ्रू। इनकी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो नॉटिकल स्किल्स और बिजनेस स्किल दोनों में महारत हासिल थी उसे। उनके करीब 150 फीट ऊंचे 500 से भी ज़्यादा पानी के जहाज़ थे, और बिजनेस एक्यूमेंट भी उनका अच्छा था। तो वो काफ़ी एफिशिएंटली ट्रेड कर रहे थे, और ईस्ट से, एशिया से सिनामन, रबड़ या पोर्सिलेन या अलग अलग पेपर्स और अलग अलग जो मसाले होते थे, उन्हें लेकर आते थे। और यहाँ के लोगों ने पहले वो चीज़ें कभी देखी नहीं थी, तो बहुत ऊंचे दामों पर बिकती थी। और इस तरह एम्स्टर्डम दुनिया का रिचेस्ट सिटी बन गया था। तो वो जो बहुत सारा माल वो लेके आते थे, उनके लिए वेयर हाउसेस चाहिए थे। तो ट्रेन स्टेशन जहाँ है अभी, उसके सामने की इन बिल्डिंग्स में वो सारा माल स्टोर किया जाता था। तो ये गोदाम है। ये जो रेड कलर की बिल्डिंग आपको मेरे पीछे दिख रही है, ये एम्स्टर्डम की स्टॉक एक्सचेंज है। ये सेंट्रल स्टेशन से थोड़ी सी ही आगे है। इसे 1903 में बनाया गया था। ये दुनिया की कुछ सबसे पहली मॉडर्न बिल्डिंग्स में से एक है। इसे बनाने के लिए करीब 15,000 वुडन पाइलिंग्स को मार्शी लैंड में गाड़ा गया था, और 90 लाख ब्रिक्स का इस्तेमाल करके इस बिल्डिंग को तैयार किया गया। ये जो खूबसूरत सी काफ़ी पुरानी बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हो, इसका नाम है रॉयल पैलेस। काफ़ी फेमस बिल्डिंग है। ये एम्स्टर्डम के डैम स्क्वायर के ऊपर बनी है। यहाँ पे पहले एक डैम हुआ करता था, पानी होता था। फिर जो यहाँ के लोग थे, उन्होंने पानी से लैंड को रिक्लेम करके ये स्क्वायर बनाया। इस रॉयल पैलेस को 1648 से 1655 के बीच में बनाया गया था। ये एम्स्टर्डम की गोल्डन एज का पीरियड था, क्योंकि ईस्ट से ट्रेड करने की वजह से ये सिटी वर्ल्ड का रिचेस्ट सिटी बन गया था। उस टाइम इस बिल्डिंग को ये मार्शी लैंड में करीब 13,000 वुडन पाइलिंग्स गाड़कर बनाया गया था। तब इसे सिटी हॉल की तरह यूज़ किया गया था। फिर जब नेपोलियन यहाँ पे आया, तो उसने अपने ब्रदर लुई को किंग की तरह बैठा दिया। तब से ये बिल्डिंग यहाँ की जो रॉयल फैमिली थी, उसके रेजिडेंस की तरह यूज़ होती रही है, और आज भी यहाँ पे रॉयल फैमिली रहती है। इस बिल्डिंग का जो एक फ्लोर है, वो पब्लिक के लिए ओपन है, जिसमें 20 लेविशली डेकोरेटेड रूम्स हैं, जिनमें शैंडेलियर, पेंटिंग्स, स्टैचू, बढ़िया फर्नीचर, ये सब आपको देखने को मिलेगा।
आप चाहें तो इंडिविजुअल टिकट लेकर भी इसमें जा सकते हैं, या आपने म्यूज़ियम कार्ड पास या आई एम्स्टरडैम कार्ड पास ले रखा है तो उससे भी आप इस बिल्डिंग में जा सकते हैं। रॉयल पैलेस के साइड में ही ये वाली जो बिल्डिंग है, ये जो बनी हुई है, इसका नाम है न्यू चर्च। ये चर्च है, लेकिन इसमें कुछ भी न्यू नहीं है। ये करीब 600 साल पुरानी चर्च है। इसे न्यू चर्च इसलिए कहते हैं क्योंकि एम्स्टरडैम की ओल्ड चर्च के करीब 100 साल बाद ये चर्च बनाई गई थी। पहले एक कैथोलिक चर्च थी, लेकिन जब प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन चल रही थी यूरोप में, तो यहाँ पर भी काफ़ी तोड़फोड़ की गई और उसके बाद इस चर्च को कैथोलिक चर्च से प्रोटेस्टेंट चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया। ये जो कॉलम आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है एम्स्टरडैम की नेशनल मॉन्यूमेंट। इसे वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद बनाया गया था, वर्ल्ड वॉर 2 के दर्दनाक टाइम को याद रखने के लिए। आप इस पर देख सकते हो क्रूसीफाइड क्राइस्ट, इधर एक कुत्ता भौंकता हुआ स्टैचू की फॉर्म में दिखता हुआ, और भी बहुत सारी इमेजरी और स्टैचूज़। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम एम्स्टरडैम में बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी। नाजी फोर्सेस ने कम से कम 60,000 जूस को पकड़कर यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज के उनकी हत्या कर दी। वर्ल्ड वॉर 2 में जो वैसे रेगुलर लोग मरे वो अलग, और साथ में नाजीस ने जो फूड की सप्लाई काट दी थी 1944 में हंगर विंटर के टाइम में, उसमें अलग बहुत लोग मारे गए। तो उन सारे लोग उन्होंने जो वहाँ पे सफरिंग झेली, उसको याद करने के लिए ये नेशनल मॉन्यूमेंट बनाई गई। ये डैम स्क्वायर पर है, रॉयल पैलेस के सामने एम्स्टरडैम में। मैं इस वक्त एम्स्टरडैम के सबसे ब्यूटीफुल एरिया यॉर्डान की तरफ बढ़ रहा हूँ। एक खूबसूरत वॉकिंग टूर रूट ले रहा हूँ। आपको अगर ये रूट एज इट इज़ जानना है तो मुझे कांटेक्ट करना, मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो, एम्स्टरडैम आने वाले जो सभी टूरिस्ट हैं उनके संग ट्रेजेडी ये होती है कि उन्हें ये नहीं पता कि मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है कौन सा। वो ट्रेन स्टेशन से सीधे जो रोड जा रही है डैमरैक, उस पर चलते हुए रॉयल पैलेस पहुंच जाते हैं, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट चले गए, एक आध कैनाल टूर ले लिया, बस उनके लिए एम्स्टरडैम का मतलब यही है। जो सबसे ब्यूटीफुल एरिया है उसका उन्हें पता ही नहीं चलता, तो वो एरिया है यॉर्डान। देखो, ये आपको रोड दिख रही है ना, बहुत चौड़ी। ये रोड नहीं है, ये है ब्रिज। इस ब्रिज का नाम है टॉरेंस लुइस ब्रिज। देखो, कैनाल के ऊपर है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ी रोड है। ये जो कैनाल है पीछे, इसका नाम है सिंजल कैनाल। पुराने ज़माने की ये सबसे ओरिजिनल कैनाल है। जब एम्स्टरडैम सिटी बना था तो सबसे पहली कैनाल यही खोदी गई थी, और सारा सिटी इसके ईस्ट की तरफ था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सिटी अमीर होता गया, ईस्ट से ट्रेड कर करके अलग अलग तरह की, तो यहाँ पे इसका एक्सपेंशन होता गया। ये आपको खूबसूरत बिल्डिंग्स दिख रही हैं। आप इन बिल्डिंग्स के टॉप को देखो, कुछों की जो टॉप हैं वो नेक की तरह हैं, कुछों की पॉइंटेड गेबल्स हैं, कुछों की स्टेप्ड हैं, कुछों की कॉर्निस हैं, इस तरीके से। ये आपको पीछे एक कैफ़े दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको ये जो आपको ऊपर ये अम्ब्रेले जैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे कई वैरायटी ऑफ बियर्स मिलती हैं। ये देखिए खूबसूरत बिल्डिंग्स। एक ये भद्दी सी अगली सी बिल्डिंग दिख रही है ना, ग्रे कलर की, ये एक यूनिवर्सिटी है, अंदर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। आज के टाइम में ये 1970s में बनी थी। आज के टाइम में इस बिल्डिंग को अलाउ ना करते, लेकिन उस टाइम ये किसी तरह बन गई, तो अब ये चल रही है। काफ़ी खूबसूरत सिटी है। ये जो एम्स्टरडैम के खूबसूरत घर हैं, आप इनके टॉप को देखो। किसी की जो टॉप है उसे गेबल बोलते हैं, किसी का नेक की तरह है, किसी का पॉइंटेड है, किसी का कॉर्निस फॉर्म में, किसी का फ्लैट है, किसी का कुछ। सामने इनके बड़े बड़े शीशे वाली विंडो दिख रही हैं आपको। इनके दो पर्पस हैं, एक तो है कि मैक्सिमम सनलाइट घर के अंदर आ सके, और दूसरा जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं उनको डायरेक्ट विंडो के थ्रू घर के अंदर घुसाया जा सके। और इन घरों की चौड़ाई ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि पहले यहाँ पे टैक्स लगा करते थे लोगों पर घरों की चौड़ाई के हिसाब से, तो ताकि टैक्स कम देना पड़े इसलिए चौड़ाई कम रखी जाती थी और उनकी ऊंचाई ज़्यादा रखी जाती थी घरों की। इसी खूबसूरत वॉकिंग टूर पर आगे बढ़ने पर एक कैनाल आएगी। इस कैनाल का नाम है लिली रॉड। काफ़ी टाइनी कैनाल है, बहुत ही छोटी है। वहाँ से शुरू होकर थोड़ी सी आगे ही ख़त्म हो जाएगी। और ये दोनों तरफ ब्यूटीफुल घर। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इस लिली रॉड कैनाल का दूसरी कैनाल से इंटरसेक्शन है। ये वाली जो कैनाल है इसका नाम है काइजर्स रॉड। तो यहाँ पे लिली रॉड आ रही है, जिधर वो बोट है वहाँ जा रही है, और इधर से दूसरी कैनाल आ रही है काइजर्स रॉड। यहाँ इनका इंटरसेक्शन है। और ये वाला जो ब्रिज आप पीछे देख रहे हैं, ये है काइजर्स रॉड ब्रिज। तो काफ़ी खूबसूरती से लबालब भरा हुआ ये शहर है एम्स्टरडैम। ये आर्च्ड ब्रिज जो हैं, रात के टाइम जब आप कैनाल टूर लेंगे तो इन पे जो बल्ब होते हैं उनकी लाइनिंग बड़ी खूबसूरत लगती है। देखिए, ब्राउन कलर का घर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है एन फ्रैंक हाउस।
एन फ्रैंक एक बहुत ही फेमस जूइश लड़की थी जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम यहाँ पर एम्स्टर्डम सिटी में रहती थी। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम नाजी फोर्सेस ने एम्स्टर्डम सिटी को कैप्चर कर लिया और यहाँ के जूस को पकड़ के मारने के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजना उन्होंने शुरू कर दिया। तो यहाँ के जो जूस थे वो किसी तरह छुप रहे थे। तो जो एन फ्रैंक थी, उसकी एल्डर सिस्टर, उसके पेरेंट्स और एक फैमिली के 4 और लोग, टोटल 8 लोग इस घर के अंदर एक सीक्रेट एरिया में फादर के बुक केस के पीछे जो था वहाँ पे छिपे रहे और करीब 2 साल तक सीक्रेट हाइडिंग में एन फ्रैंक बड़ी होती रही। एन फ्रैंक ने अपने जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस थे उनको एक डायरी में लिखना शुरू कर दिया। और ये जो पीछे चर्च है वेस्टर कर्क, इसकी जब घंटी बजती थी तो इससे उसे बाहर की दुनिया के होने का एहसास होता था। और यंग एन फ्रैंक जो कि टीनेजर थी, इसी तरह सीक्रेट हाइडिंग में आगे उसकी एज बढ़ती रही। ऐसा करीब 2 सालों तक चला। एन फ्रैंक के जो फादर के दोस्त थे वो फूड की सप्लाई इंश्योर करते थे। तो आखिरी में ये हुआ कि नाजी फोर्सेस जो थे उनको एक टिप मिल गई कि यहाँ पे जूस छुपे हुए हैं। उन्होंने अगस्त 1944 में इनको पकड़ लिया और पोलैंड और जर्मनी के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उनको भेज दिया। और फिर मार्च 1945 में एन फ्रैंक की टाइफस डिजीज़ से डेथ हो गई। उन 8 लोगों में केवल जो एन फ्रैंक के फादर थे वही जिंदा बचे। बाहर आकर वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद उन्होंने अपनी बेटी की डायरी को पब्लिश कराया। ये डायरी अब डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम से ना जाने कितनी भाषाओं में पब्लिश हो चुकी है। तो ये एन फ्रैंक की काफ़ी फेमस स्टोरी है। आपको एन फ्रैंक हाउस आना चाहिए। अंदर कैमरे नहीं ले जा सकते। उनका जो भी एक्सपीरियंस था उसको दर्शाने की, बताने की कोशिश की गई है एन फ्रैंक हाउस के अंदर। यहाँ डायरेक्ट एंट्री नहीं होती, रिजर्वेशन चाहिए होती है। उसके लिए आप या तो ऑनलाइन 2 महीने पहले बुकिंग कर लें या म्यूजियम कार्ड पास से भी यहाँ पे एंट्री हो सकती है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू इन एम्स्टर्डम इज़ टू टेक अ सीनिक कैनाल बोट टूर राइड। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आपको 1-1 घंटे के कैनाल टूर कराती हैं। आप कोई सा भी कर सकते हैं। आपको यहाँ कैनाल टूर करते हुए बहुत बेहतरीन व्यूज़ देखने को मिलेंगे, कैनाल के, वाटर के, ब्रिजेस के और कैनाल के दोनों तरफ बनी हुई ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के। मस्ट डू एक्टिविटी। मैं एम्स्टर्डम के ब्यूटीफुल घरों का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। नीचे का फ्लोर, आप ये हरे रंग का बीच में बड़ा सा गेट देख रहे हो, ये नीचे वाले फ्लोर के एंट्री के लिए है। और साइड में जो एक छोटा सा हरे रंग का गेट है, इससे ऊपर के फ्लोर्स पर जाने के लिए एंट्री होती है। साइड में आपको विंडो भी दिख रही होंगी नीचे वाले फ्लोर के लिए, जिनसे मैक्सिमम सनलाइट और सामान अंदर आ सके। ऊपर वाले फ्लोर पे 4 बड़ी बड़ी विंडोज़, मैक्सिमम सनलाइट और सामान को अंदर खींचने के लिए। सामान रस्सी से लटका के ऊपर से खींचा जाता है। उससे ऊपर के फ्लोर पर भी 4 बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं और सबसे ऊपर वेयर हाउस है। ऊपर एक पुली दिख रही होगी, उस पुली से रस्सी लटका के सामान को खींचते हैं। और ये खूबसूरत सी रोड, एकदम शांत, महंगी महंगी गाड़ियाँ। रोड काफ़ी धुली हुई सी यहाँ पे रहती हैं क्योंकि बारिश बहुत होती है। ये जो बहुत खूबसूरत घर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसका नाम है विलेट होल्थाइजन म्यूज़ियम। ये 1687 में बना था घर। 1861 में यहाँ पे एक वेल्दी हियरेस लुई होल्थाइजन रहने के लिए आई। उन्होंने अपने आर्ट कलेक्टिंग डीलर एब्राहम विलेट नाम के आदमी से शादी की। दोनों यहाँ पे साथ रहने लगे। 1895 में होल्थाइजन की डेथ हो गई और तब उन्होंने ये जो महल था अपना ये शानदार घर, इसे सिटी को डोनेट कर दिया। ये काफ़ी एक्सपेंसिव पीस ऑफ रियल एस्टेट है। आप देखो, ये हेरन रॉट नाम की जो कैनाल है, मतलब जेंटलमैन कैनाल, उसके ऊपर ये घर बनाए। और सामने देखो, एक के बाद एक खूबसूरत कैनाल टूर लेते हुए लोग, बोट गुजरती रहती हैं। बहुत ही बढ़िया जगह है। बहुत एक्सपेंसिव पीस ऑफ रियल एस्टेट है ये बिल्डिंग जो आप मेरे पीछे इस टाइम देख रहे हैं, ये वाइट सी, ये नेशनल होलोकॉस्ट म्यूज़ियम है एम्स्टर्डम में। ये बिल्डिंग कभी एक ज़माने में एक लाइवली थिएटर हुआ करती थी, यहाँ फिल्में वगैरह चलती थी। लेकिन जब एम्स्टर्डम सिटी नाजी फोर्सेस के कब्जे में आ गया वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, तब इस बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जाने लगा जूस को यहाँ पे इकट्ठा करके कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजने के लिए। आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको करीब 6700 जूइश फैमिलीज़ के नाम वहाँ पे लिखे दिखाई देंगे। एन फ्रैंक नाम की जो फेमस लड़की है, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल वाली, उसके जो फादर हैं ऑटो फ्रैंक, उनका नाम भी आपको अंदर लिखा दिखाई देगा एज हेड ऑफ द फैमिली। इस बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पे आपको अलग अलग मॉडल ग्रेनी फिल्म फुटेज दिखाई जाएंगी, जिससे आप देख सकेंगे कि जूस की लाइफ कैसी होती थी, उनके गेटो कैसे होते थे, उन्हें कैसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आई कार्ड पहनने के लिए, ताकि उन्हें पहचाना जा सके कि ये जू हैं, मजबूर किया जाता था। उन्हें कैसे ट्रेन्स में लोड करके कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा जाता था जान से मारने के लिए।
तो ये काफ़ी दर्दनाक हिस्ट्री जो रही है एम्स्टर्डम सिटी में ज्यूज़ की वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की, उसको दिखाने के लिए म्यूज़ियम की तरह ये बिल्डिंग नेशनल होलोकॉस्ट मेमोरियल है। आपको यहाँ आना चाहिए। ये जो येलो कलर की बिल्डिंग आपको मेरे पीछे दिख रही है, इसका नाम है डच रेजिस्टेंस म्यूज़ियम। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम नाज़ी फोर्सेस जो थे हिटलर के, उन्होंने एम्स्टर्डम सिटी को ऑक्यूपाई कर लिया था और यहाँ से ज्यूज़ को मारने के लिए कंसंट्रेशन कैंप में भेजना शुरू कर दिया। कम से कम 70,000 ज्यूज़ उन्होंने इस तरह यहाँ एम्स्टर्डम सिटी से कंसंट्रेशन कैंप में ले जाके मार दिए। लेकिन ऐसा नहीं कि हर जुग ने ही सरेंडर कर दिया हो नाज़ी ऑपरेशन के ख़िलाफ़, कुछ उन्होंने फाइट बैक भी करी और उसको दर्शाने के लिए इस म्यूज़ियम में टोटल कलेक्शन आपको दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे कई ज्यूज़ ने प्रोटेस्ट करी, कईयों ने अंडरग्राउंड न्यूज़पेपर पब्लिश करे, सर्कुलेट करे, पिस्टल रखने लगे, कुछ लड़के लड़की का भेष धारण करके घूमते थे और भी कई तरीक़ों से उन्होंने इसमें पूरा जिस तरीके से उन्होंने नाज़ी ऑपरेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, जो उन्होंने किया, उसको इस म्यूज़ियम के अंदर पूरा डिस्प्ले करा गया है। ये खूबसूरत बिल्डिंग राइक्स म्यूज़ियम है। ये एम्स्टर्डम की ब्लॉकबस्टर टूरिस्ट साइट है। इसके अंदर 17th सेंचुरी गोल्डन एज एम्स्टर्डम की कई हज़ार पेंटिंग्स हैं। इन पेंटिंग्स में से कई तो डच मास्टर आर्टिस्ट जैसे रेम्ब्रांट, वर्मीर, हाल्स और स्टीन ने बनाई थी। इसके अलावा एम्स्टर्डम के गोल्डन एज के समय के बहुत सारे स्टैच्यूज़ और फर्नीचर भी इस म्यूज़ियम के अंदर है। इस म्यूज़ियम के अंदर आर्ट का इतना बड़ा कलेक्शन है कि सारी पेंटिंग्स देखने में आपको आराम से 1 महीना लग जाएगा। ये मेरे पीछे एक बहुत ही ग्रेट डच पेंटर रेम्ब्रांट की पेंटिंग है। ये राइक्स म्यूज़ियम का इंटीरियर है। सेंट्रल स्टेशन और राइक्स म्यूज़ियम दोनों का आर्किटेक्ट सेम था। अगली मस्ट विजिट साइट वैन गॉग म्यूज़ियम है। वैन गॉग मॉडर्न टाइम्स के ग्रेट डच आर्टिस्ट थे। उनका वर्क उनकी लाइफ को दिखाता था जो कि दुखों से भरी हुई थी। हमेशा उनके पास पैसों की तंगी रही और पैसों के लिए वो अपने भाई थियो पर डिपेंडेंट रहा करते थे। फिर 1890 में 37 की एज में उन्होंने डिप्रेशन में आकर खुद को गोली मार के खुदकुशी कर ली। उनके आर्टवर्क को उनके आर्ट डीलर ब्रदर थियो ही ओन किया करते थे। जहां आर्टिस्टों ने हमेशा रिच लोगों के पोर्ट्रेट बनाए जैसे किंग्स और मर्चेंट्स के, वहीं वैन गॉग ने गरीब किसानों के, उनकी मुश्किल लाइफ के पोर्ट्रेट बनाए। उनका स्टाइल भी बाकी पेंटर्स से बिल्कुल अलग था। वो थिक पेंट्स और ब्राइट कलर्स यूज़ किया करते थे। उनका ब्रश वर्क भी काफ़ी मैसी था और उनके पोर्ट्रेट्स में स्ट्रॉन्ग इमोशंस और इम्प्रेशनिज्म काफ़ी होता था। यहाँ वैन गॉग म्यूज़ियम में उनके करीब 200 पेंटिंग्स हैं, जिनमें सनफ्लावर्स, स्टारी नाइट, पोटैटो ईटर्स, बेडरूम और कई सेल्फ पोर्ट्रेट हैं। ये वैन गॉग का सेल्फ पोर्ट्रेट है। इसमें उनके रेड हेयर, ग्रीन आइज और एंगुलर फेस दिखेगा। शुरू में उनको पेंटिंग की प्रैक्टिस करनी होती थी, पर इसके लिए मॉडल्स को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, इसलिए उन्होंने कई सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए। मैं इस वक्त जिस बहुत खूबसूरत कोर्टयार्ड में खड़ा हूँ, इसका नाम है बेगाइनहॉफ। बेगाइंस का मतलब है पायस, सिंपल, अनमैरिड औरतें, और हॉफ मतलब कोर्टयार्ड, तो इस वजह से इसको बेगाइनहॉफ बोलते हैं। यहाँ पे सिंगल पायस अनमैरिड औरतें रहती हैं। 1300s में वो यहाँ पे रहने सबसे पहली बार आई थी। तब उनके पति क्रूसेड पर गए थे या सी वॉयजेस पर, और वहाँ से लौट कर नहीं आए, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। वो यहाँ पे बहुत ही सिंपल काम किया करती थी, जैसे बीमारों की देखभाल करना, बच्चों को पढ़ाना, कपड़े बुनना, ये सब। प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन के टाइम जब सारे में चर्चेस प्रोटेस्टेंट चर्चेस में कन्वर्ट करी जा रही थी, उसके बाद भी यहाँ की जो चर्च थी उसे एज इट इज़ रखा गया। पुराने ज़माने में इसे विमेंस आइलैंड कहते थे क्योंकि इसके चारों तरफ पानी था। अब तो चारों तरफ इसके लैंड है क्योंकि पानी से लैंड को रिक्लेम कर लिया गया है। पहले एम्स्टर्डम में वुड के घर बना करते थे, तो आए दिन आग लगती रहती थी और घर जल जाते थे। लेकिन जो मेरे पीछे आपको ये ब्लैक कलर का घर दिख रहा है, ये किसी तरह सरवाइव कर गया। ये बेगाइनहॉफ में है, आपको दिख जाएगा। तो आग से बचने के लिए फिर इन्होंने यहाँ पे ब्रिक्स के घर बनाना शुरू किया, जो कि इस तरह के काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये बेगाइनहॉफ के खूबसूरत घर हैं जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। बहुत ही पीसफुल कोर्टयार्ड है। और ये बेगाइन का एक स्टैचू है। बेगाइन मतलब पायस, सिंपल, अनमैरिड औरतें। आज भी यहाँ बेगाइनहॉफ में 100 के करीब सिंगल औरतें सब्सिडी पे हाउसिंग पाकर यहाँ पे रहती हैं बेगाइनहॉफ में। बहुत ही खूबसूरत जगह है, टूरिस्ट को पता नहीं होता इसका। ये जो टावर आपको मेरे पीछे दिख रहा है, इसका नाम है मिंट टावर।
ये एम्स्टर्डम का काफ़ी पुराना टावर है। ये सिटी का गेट हुआ करता था पुराने ज़माने में। ओरिजिनल एम्स्टर्डम इस टावर के आगे हुआ करता था और इस टावर के दूसरी तरफ बस मार्शी लैंड हुआ करता था। और इस टावर के साइड में जो आपको एक कैनाल दिख रही है, मोट, इसका नाम है सिंजल कैनाल। ये टाउन की फोर्टिफिकेशन के काम आती थी। फिर उसके बाद टाइम के साथ एम्स्टर्डम का साउथ में एक्सपेंशन होता गया और सिटी बड़ा होता गया। वो जो बैकग्राउंड में लास्ट में आपको दिख रहा है वो सेंट्रल स्टेशन है, उसके सामने पानी है और वहाँ से ये जो बोट्स हैं ये आपको पानी के दूसरे एंड पर लाती हैं। किस लिए लाती हैं? ताकि आप आई फिल्म इंस्टीट्यूट आ सकें, जो कि अब आपको मेरे पीछे दिखेगा बिल्कुल लास्ट में। ये जो बहुत खूबसूरत सी एल्यूमिनियम की बिल्डिंग आपको दिख रही है, इसका नाम है आई फिल्म इंस्टीट्यूट। जो एम्स्टर्डम का सेंट्रल स्टेशन है उसके दूसरी तरफ है ये। एक तरफ पूरा सिटी है जहाँ लोग घूमते हैं और दूसरी तरफ है वाटर, जिसे क्रॉस करने के बाद आपको ये दिखेगा। यहाँ पे मोस्टली आर्ट फिल्में चलती हैं। मैं आपको रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट का वॉकिंग टूर करके दिखाऊंगा, पूरा उसके बारे में बताऊंगा, आप एंड तक देखना। जो मेरा वॉकिंग टूर है इसकी शुरुआत होती है इस वाली शॉप से, जिसका नाम है कॉन्डोमियरी। इस पे आपको अमेजिंग वेराइटी ऑफ कॉन्डम्स देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हैं अलग अलग फ्लेवर के। और इसमें दे हैव अ नेक फॉर एंटरटेनमेंट। मैं इस वाले होटल में रखा हुआ हूँ, इसका नाम है विंस्टन होटल। 1993 में अमेरिका के मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर क्वेंटिन टैरेंटिनो ने यहाँ पे बहुत टाइम गुजारा था, करीब 3 महीने, और उन्होंने अपनी फेमस मूवी द पल्प फिक्शन की स्टोरी लिखी थी, ऐसा कहते हैं। ये जो मेरे पीछे आपको बहुत ऊंची चर्च दिखाई दे रही है, इसका नाम है ओल्ड चर्च। ये रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में है। 1306 में इसके बनने की शुरुआत हुई थी। ये सबसे पुरानी चर्च है एम्स्टर्डम की, और इसका जो टावर है वो पूरे एम्स्टर्डम में सबसे ऊंचा है। इसके 100 साल बाद एम्स्टर्डम में न्यू चर्च बनी थी, उसका टावर भी इससे नीचा ही है। आप चाहो तो पे करके इसके टॉप पे चढ़ सकते हो। अंदर से सिंपल है बिल्कुल। देखो, एम्स्टर्डम में प्रोस्टिट्यूशन की हिस्ट्री रही है। तो पुराने ज़माने में जब सेलर्स दूर से लंबी लंबी सी वॉयजेस कंप्लीट करके आते थे, तो इस चर्च का जो टावर था वो इन्हें दूर से ही दिखाई दे जाता था, जिससे वो समझ जाते थे कि अब हम एम्स्टर्डम में आ गए। एम्स्टर्डम में आकर सबसे पहले वो इस चर्च में आके माथा टेकते थे। सेंट निकोलस, जो कि प्रोटेक्टर ऑफ सी ट्रेवलर माने जाते हैं, उनसे इस चर्च में जाके आशीर्वाद लेते थे, और उसके बाद वो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में जाकर अपना मनोरंजन किया करते थे। ओल्ड चर्च के गेट के सामने ही आपको एक स्टैचू दिखाई देगा प्रोस्टिट्यूट का। इसे इसलिए लगाया गया था टू ऑनर द प्रोस्टिट्यूट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो, एम्स्टर्डम में जो प्रोस्टिट्यूशन की हिस्ट्री है वो बहुत ही पुरानी रही है। यहाँ पर सदियों से ये काम चलता आ रहा है। बहुत ज़्यादा डिमांड रही थी यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन की। उसकी वजह ये थी कि एम्स्टर्डम में शुरू से ट्रेड का कल्चर रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा समुंदर के थ्रू एम्स्टल रिवर, ज़ाइडर और बाकी जो सी हैं उनके थ्रू ट्रेड हुआ करती थी। तो यहाँ के जो व्यापारी थे, मर्चेंट थे, वो बहुत दूर दूर तक सी वॉयजेस पे जाते थे। अब लेडीज़ तो उनके साथ जाएंगे नहीं, तो उनके तरफ से हमेशा एक बहुत तगड़ी डिमांड बनी रहती थी इस वाले काम की। तो जब वो यहाँ पर लौट कर आते थे, तो जहाँ सेंट्रल स्टेशन है, इस सिटी का ट्रेन स्टेशन, वहाँ पे पहले लाल रंग की लालटेन लेके प्रोस्टिट्यूट्स घुमा करती थी और उनका स्वागत किया करती थी। लेकिन उस टाइम ज़्यादा प्रोटेक्शन वगैरह तो होती नहीं थी, तो बहुत सारे लोग बीमारियों से मारे जाते थे। फिर नेपोलियन के टाइम रबर कॉन्डम का इस्तेमाल करना शुरू किया गया, तो उससे बीमारियों में काफ़ी कमी आई। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी मॉडर्न टाइम, कुछ दशकों पहले तक ही यहाँ पर कई इलीगल प्रैक्टिस हुआ करती थी। जैसे कि जो उनके पिम्प होते थे, वो इन प्रोस्टिट्यूट्स के, इन सेक्स वर्कर्स के बच्चों को बंधक भी बना लेते थे और उनसे जबरन ये काम कराया करते थे, और उनको ज़्यादा मिलता भी नहीं था। तो इन चीज़ों से डील करने के लिए यहाँ पे फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट 1012 लाई 2000 ईयर में, अब से करीब 24 साल पहले। और फिर ये जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में ये जो सेक्स ट्रेड थी, इसको लीगलाइज कर दिया गया। अब जो यहाँ की वेश्याएँ हैं वो ये काम लीगली करती हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देती हैं, और काफ़ी लीगल तरीके और सेफ़ तरीके से यहाँ पर ये काम चलता है। रेगुलर उनके डिजीज़ के चेकअप होते हैं। अगर किसी को भी कोई बीमारी पाई जाती है तो उसे इस काम से तुरंत बाहर कर दिया जाता है। और ये जो प्रोफेशन है यहाँ पर किसी भी दूसरे प्रोफेशन की तरह परस्यू किया जाता है। ये जो ग्रीन कलर का राउंड यूरिनल आपको दिख रहा है, इसे यहाँ पे इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ पे लोग अक्सर नशे करके, गांजा फूंक के, शराब पी के जब पेशाब करते थे पहले कैनाल में, तो बहुत सारे उनमें नशे की हालत में गिर जाते थे। फिर उनकी डेड बॉडी मिलती थी, तो पता कैसे चलता था? उनकी जिप खुली हुई मिलती थी और डूब गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो फिर इस चीज़ को टैकल करने के लिए यहाँ पे पब्लिक यूरिनल लगाए गए, ताकि लोग पैसे खर्च करने में सोचें नहीं
आगे बढ़ने पर एक खूबसूरत सी कैनाल आ गई है लाइटों से जगमगाती हुई। इसका नाम है आउडी जीट्स वूर बर्गवॉल। और जिस ब्रिज पर मैं खड़ा हूँ इस कैनाल के ऊपर, इस ब्रिज का नाम है पिल ब्रिज। इसका नाम पिल ब्रिज पड़ा है पिल्स के ऊपर, क्योंकि कई साल पहले यहाँ पे कुछ सीढ़ी गाइज पिल बेचा करते थे नशे की, उसकी वजह से। अब यहाँ से आप बढ़िया व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो पूरे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के। आप मेरे पीछे ज़ीडेक लिखा देख रहे हैं, देखिए एम्स्टर्डम का जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है उसका ये काफ़ी पॉपुलर पार्ट है ज़ीडेक। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इसकी काफ़ी रही है। जो सेलर्स थे एम्स्टर्डम के, डच मर्चेंट, वो काफ़ी दूर से लंबी लंबी सी वॉयजेस करके आते थे, तो एम्स्टर्डम में उनकी एंट्री जो थी यहाँ के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के लिए इसी एरिया में होती थी। टाइम के साथ जो डच मोनोपोली थी सी ट्रेड पर, जिसकी वजह से यहाँ गोल्डन एज आई थी, वो धीरे धीरे कम हो गई और इंग्लैंड और फ्रांस इस चीज़ में आगे निकल गए। फिर जो नीदरलैंड था, उसकी जो पड़ोसी कंट्री थे, उनसे वॉर वगैरह में इकोनॉमी पिट गई पूरी तरह से। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद 1970s में ये वाला जो स्ट्रीट जिस पे मैं चल रहा हूँ, इसे बोलने लगे थे हेरोइन एली, क्योंकि यहाँ पे हार्ड ड्रग एडिक्ट घुमा करते थे खुले, और पुलिस जो थी वो दूर से देखा करती थी। फिर जो यहाँ के लोकल थे वो इस चीज़ से परेशान थे। दे वांटेड टू रिक्लेम दिस ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ देयर सिटी। तो उन्होंने कहा देखो भाई, यहाँ पे घूम रहे हैं बहुत तगड़े तगड़े नशेड़ी, तो एक काम करो, जो सॉफ्ट ड्रग है जैसे कि मैरिजुआना, उसे कर देते हैं लीगल। तो यहाँ की जो कॉफ़ी शॉप्स हैं, जैसे बुलडॉग कॉफ़ी शॉप का मतलब ये समझना कि वहाँ कॉफ़ी मिलती है, वहाँ गांजा मिलता है। तो जैसे बुलडॉग कॉफ़ी शॉप, ये सारी जो हैं ये एक परमिशेबल लेवल में गांजा बेचती हैं, मैरिजुआना। और जो हार्ड ड्रग हैं उनकी सेल पर बैन लगा दिया गया। और जितने भी तगड़े तगड़े नशे हैं जैसे हेरोइन, कोकीन या पिल्स, या इन सब पे बैन लगा दिया गया। हेलो। फिर इस तरह हार्ड ड्रग के जो यूज़ था उसे बैन कर दिया गया, और सॉफ्ट ड्रग रख के बेचने की जो परमिशन थी, वो मतलब मैरिजुआना, वो यहाँ पे दे दी गई। और टाइम के साथ फिर यहाँ पे जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट का ये प्रोस्टिट्यूशन था, उसे भी लीगलाइज कर दिया गया। तो अब सब होता है, लेकिन सेफ, लीगल, प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक तरीके से। देखो ये है रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, कैनाल खूबसूरत। पहले तो इस जगह की ब्यूटी को देखो, वो सब बाद में। खूबसूरत बिल्डिंग्स, लाइटों से जगमगाता हुआ पानी और बढ़िया खूबसूरत ब्रिजेस। इसके दोनों तरफ आप ये विंडोज़ को देखो, रेड कलर की लाइट से जगमगाती हुई। इन विंडोज़ के अंदर जो सेक्स वर्कर्स हैं वो अपनी सर्विस लोगों को ऑफ़र करती हैं। आप इनके विंडो के सामने से गुजरोगे और ये इशारे करके आपको बुलाएंगी। आप पूछोगे इनसे कि हाउ मच, दे विल से आज 2024 का बता रहा हूँ, ये कहेंगी 100 यूरोस फॉर 20 मिनट्स। अब देखो उस टाइम आदमी आवेश में आके जा सकता है अंदर, लेकिन उसे अंदर जाके पता चलेगा कि बस जो गेट पे बात हुई थी एक दो कामों की, जैसे या फिर बस वही होगा उसमें। अगर आप किसी भी एक्स्ट्रा सर्विस की उनसे डिमांड करते हैं तो वो आपसे उस हर एक एक्स्ट्रा सर्विस जो भी इसके इन दोनों के अलावा है, आप वो समझ लो, उसके आपको 50 यूरो अलग से देने पड़ेंगे। तो अंदर एक टाइनी बेड होता है जहाँ पे सारा एक्शन होता है। विंडो की जो कर्टेन है वो बंद कर दी जाती है जब आप अंदर जाते हो, और अंदर सारा काम प्राइवेट में होता है। देखिए जब आप यहाँ पे घूम रहे होगे तो आप देखो, एक खास बात नोटिस करना है यहाँ की सेक्स वर्कर्स में, उनके होठों को देखना। मैक्सिमम के होठ आपको फूले हुए, सूजे हुए से दिखाई देंगे। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने लाइपोसक्शन सर्जरी करा रखी है। और दूसरा, अपन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट शेप में, एकदम सुडौल, एकदम गोल। ऐसा किस लिए, इतने ठोस किस लिए? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने सिलिकॉन भरवा रखा है उसमें। दे आर नॉट रियल। तो आपको बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध होने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कृत्रिम तरीके से बढ़ाए गए हैं। ये मेरे पीछे आपको दिख रहा है रेड लाइट सीक्रेट्स म्यूजियम। इस टाइम काफ़ी रात हो गई है, इसलिए इस टाइम बंद कर दिया गया है। इसके अंदर जाके आपको चीज़ें प्रोस्टिट्यूट्स के पर्सपेक्टिव से दिखाई देंगी। आप एक कमरे में जाएंगे जहाँ पे रियल एक्शन होता है, आपको बेड और उसके साइड में बनी हुई सिंक दिखाई देगी। फिर ये जो विंडो है, इस टाइम इसमें लाल रंग की लाइट नहीं जल रही क्योंकि बंद है, वरना इसमें रेड लाइट जल रही होती है। इसमें से गुजर के आपको दिखेगा कि जब वो विंडो पे खड़ी होती हैं सेक्स वर्कर्स, तो उन्हें चीज़ें किस तरीके से दिखती हैं, और उनकी डेली लाइफ के बारे में भी अंदर बताया गया है। तो ये काफ़ी थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग है। आप चाहो तो अंदर जा सकते हो ये समझने के लिए कि उनको कैसा लगता है। देखिए आपको वाइट कलर की मशीन से दिख रही है ना, इन्हें बोलते हैं लॉक्स। साइड में कैनालें, इनमें इन्हें लगाया जाता है। चमकता हुआ पानी और ये ब्रिजेस। तो लॉक क्या करते हैं, देखो एम्स्टर्डम सिटी सी लेवल पर है, पास में ही नॉर्थ सी है,
तो अगर नॉर्थ सी में हाई टाइड आती है तो सिटी की कैनाल्स में पानी का लेवल डेंजरस लेवल पे आ जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए लोग क्या करेंगे, पानी की बाहर से सप्लाई काट देंगे और कैनाल का लेवल सही रहेगा। और अगर नॉर्थ सी में लो टाइड है तो कैनाल सूख जाएंगी, तो फिर ताकि पानी बाहर ना जाए, कैनाल्स का एक सही लेवल पे पानी मेंटेन रहे, तो लॉक फिर से लगा दिए जाएंगे। तो लॉक जो हैं सिटी की जो कैनाल्स हैं उनके वाटर के लेवल को रेगुलेट करते हैं। देखो जो, क्योंकि पूरा नीदरलैंड बिलो सी लेवल या ऑन सी लेवल है, तो इस वजह से ये पानी के से रिलेटेड मजबूत है इंजीनियरिंग डेवलप करने के लिए। डच लोगों का फ्लड मैनेजमेंट में और पानी से रिलेटेड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में कोई मुकाबला ही नहीं है। वर्ल्ड ओवर पूरी दुनिया के हाइड्रोलॉजिकल एक्सपर्ट नीदरलैंड आते हैं यहाँ के लोगों से जो भी इंजीनियरिंग में लेटेस्ट एडवांसमेंट हैं उन्हें समझने के लिए।